सुप्रभातम। आज हम एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड की क्लास 8, 9, 10 में आता है, उसका नाम है हमारा अव्यय प्रकरण। टॉपिक का नाम है अव्यय प्रकरण। देखिए, अव्यय अव्यय का मतलब क्या होता है? न व्ययम न व्ययम इति अव्यय इति अव्यय, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए, अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन कहीं पर भी करोगे ना तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे मैंने बात करता हूँ कि सह अत्र आगच्छति, सह अत्र आगच्छति, तो सह अत्र आगच्छति यहाँ पर अव्यय कौन सा है? अत्र है ना। तो ये अत्र जो है स किसके लड़के के लिए प्रयोग किया गया है तो भी लगाया। अगर इसी वाक्य को मैं लिखता हूँ सा अत्र आगच्छति, तो वहां पर भी अत्र आ रहा है, तो स मतलब वह लड़का के लिए, सा मतलब लड़की के लिए। लेकिन अत्र दोनों जगह आ रहा है, मतलब उस दोनों जगह उसका अर्थ होगा यहाँ। ठीक है, कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो लिंग बोले पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक है ना, कोई सी भी विभक्ति हो, लेकिन अवयव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात न व्यय, उसका कोई व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, ध्यान को देखिएगा, ठीक है ना। अवयव शब्द का जो अर्थ है उसमें जिसमें व्यय न हो, जिसमें व्यय न हो, न व्ययम इति अव्ययम। व्यय का अर्थ परिवर्तन होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाता है क्या? अव्यय। अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई विकार नहीं हो, वह कहलाता है अव्यय। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, जो जैसा है वैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। चलिए इसी के बारे में आगे बात करते हैं। जैसा का तैसा ही बना रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। वाक्य बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे हमने बहुत सारे पढ़ा हुआ है, अत्र, तत्र, कुत्र, इतः, ततः, ये सब हम जब किताब पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, बीच में ये शब्द आते हैं, यथा, ठीक है ना, ये सभी अवयव कहलाते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात करवाइए। अब इसमें कितने भेद होते हैं, क्या होता है, वो हम आगे देखते हैं। जिनके रूप तीनों लिंगों, देखिए जिनके रूप तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और वचनों में समान चलते हैं, एक जैसे रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, वो है वैसा का वैसे रहता है। तीनों लिंग हो, पुरुलिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, विभक्तियां कितनी है हमारी? 7 है ना। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, एक वचन की हो, बहुवचन की हो, कोई सी भी विभक्ति है, उस अवयव शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वचनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अवयव मोटा मोटा रूप से समझ में आ गया अवयव क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवयव के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। वैसे हम जनरली हम पढ़ते हैं उसमें ये बताया गया है कि अत्र का मतलब यहाँ है, तत्र का मतलब वहाँ है, कुत्र का मतलब कहाँ है, लेकिन यहाँ का बताया गया है कि अवयव की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग जो टॉपिक पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उपसर्ग का, उसमें हमने पढ़ा था 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। अनुमति, आ, इस प्रकार उनका अर्थ भी बताया था और वाक्य में प्रयोग भी बताया था। तो 22 उपसर्ग होते हैं। फिर आता है क्रिया विशेषण। उपसर्ग को ही अव्यय कहते हैं, उपसर्ग को ही अव्यय कहते हैं। ये बात मैंने आपको जब अव्यय का समाज पढ़ाया था, है ना, जैसे मैंने पढ़ा था उपगंगम, तो बता इसमें ये उप क्या है? ये अवयव के रूप में लिया गया है। ठीक है, उपसर्ग भी है और अवयव, उपसर्ग को ही अवयव भी कहा गया है। फिर उसके बाद में आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आता है आपका अत्र, तत्र, यत्र। ये क्रिया की जो विशेषता बताता है वह यहाँ आता है। कहाँ आता है? यहाँ। ये विशेषता बताता है क्रिया की। तत्र, वह वहां जाता है, जाने की विशेषता कौन बताता? तत्र। तो जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? अत्र, तत्र, क्रिया की विशेषता बताने वाले सभी अवयव कहलाते हैं। तो हमको देखना पड़ता है कि क्रिया की विशेषता अगर बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है? जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। वापस देखिए, जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यथा, तथा, किंतु, परंतु, च, तु, चेत, ये सभी अवयव हैं। हम जानते हैं अवयव, लेकिन कौन से अवयव हैं? ये अवयव है हमारे समुच्चय बोधक, समूह में जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए समुच्चय बोधक होते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट विस्मय बोधक अवयव। तो
तो मन के भावों को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हमारे मन में कोई भाव है विस्मय वाले, तो उनको बोध करने के लिए, जैसे किल, खलु, नूनम आदि, कि ये सभी अवयव हैं। तो चार भागों में बटा दिया है हमारे। कौन से हैं चार भाग, समझ में आ गया होगा आपको? बताइए पहला कौन सा? उपसर्ग जितने भी है 22 उपसर्ग वो हमारे अवयव कहलाएंगे। दूसरा बताया गया है इसमें कि हमारे जितने भी क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हैं वो सभी अवयव कहलाते हैं। तीसरा समुच्चय बोधक जो है ना, वो भी हमारे क्या कहलाएंगे? अवयव। और चौथा और अंतिम विस्मय बोधक जो अवयव कहलाते हैं वो क्या है? जो कि किसी की मन की बात को बतलाने के लिए बताए जाते हैं, उसे भी हम अवयव कहते हैं। तो मोटे मोटे रूप से आपको समझ में आ गया है कि अवयव का मतलब न व्यक्त का मिति अवयव, कभी खर्च नहीं होता है अवयव। दूसरी बात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, चार प्रकार का होता है। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाला है, परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे आने वाला है। ठीक है, बात समझते हैं। वहां दिया हुआ होगा कोई एक अवयव दे दिया गया, जैसे अत्र दे दिया गया, ठीक है ना? बताइए अत्र का एक वाक्य में प्रयोग कीजिए, इसका अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग। तो अत्र का मतलब होता है यहाँ, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। या फिर कोई वाक्य दे दिया गया, उसमें कहीं होता है इसमें से कौन सा अवयव है, जैसे ये वाक्य दे दिया न व्यक्त का मिति अवयव, तो अवयव कौन सा? इति अवयव। तो ये हमें ध्यान रखना है, बीच में से ढूंढना है। तो मैं आपको 5-7 उदाहरण मैं यहाँ बोर्ड पे करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें से कौन कौन से अवयव है उसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये, और कॉपी में आपको उतारना है। और जितने उदाहरण जरा करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। चलिए आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवयव, उनके अर्थ वाक्यों में प्रयोग बताया गया है। जैसे दिया गया एव, एव का मतलब क्या होता है? ही। हम पढ़ते हैं कब से, एव का मतलब क्या होता है? ही। जैसे दिए गए प्रसादे एव तस्य शिक्षा भवेत्, तो यहाँ पर प्रसादे एव तस्य शिक्षा भवेत्, यहाँ पर अवयव कौन सा है? ये अवयव है। क्या है? एव, इसको गोला बनाना। क्या है यहाँ पर? एव। एव का मतलब क्या होता है? ही, ठीक है ना? महल में ही उसको शिक्षा हुई, महल में ही उसकी शिक्षा हुई, तो प्रसादे का मतलब महल में। अब मैं डायरेक्ट अगर एव नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना, तो भी काम चल जाएगा। प्रसादे तस्य शिक्षा, प्रसाद महल में उसकी शिक्षा हुई, और महल में ही क्या हुआ? तस्य शिक्षा भवेत्, तो एक शब्द है यहाँ पर अवयव है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, आपको ध्यान रखना है। दूसरा किमपि, किमपि का मतलब होता है कोई भी, ठीक है? किमपि दुखम न अनुभूत, कोई भी दुखी ना होए, कोई भी दुखी ना होए, यहाँ पर कौन सा अवयव है? किमपि। आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा है? किमपि। फिर एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार। देखिए एकदा स लघुड़ेन चलंतम वृद्धम अपश्यत, यहाँ पर अवयव शब्द कौन सा है आपका? एकदा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में इतना ही जगह एकदा क्या है आपका? अवयव शब्द है। तत्र, तत्र वहां, देवदत्त तत्र आगच्छति, यहाँ पर अवयव क्या है? तत्र। क्या है आपका? तत्र। कुत्रापि यानी कहीं भी, सह कुत्रापि, यहाँ अवयव क्या है? कुत्रापि। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे रूप से मैंने आपको बताया है कि अवयव क्या होता है, इसका अर्थ कैसे होता है, वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है ना? जहां जहां अब मैं आपको जो पीडीएफ फाइल भेजने वाला हूँ, आपको कॉपी में उतारेंगे, तो मैं उसको अंडरलाइन किया हुआ नहीं होगा अवयव, तो आपको ही करना है उसको अंडरलाइन नीचे, है ना? नीचे अंडरलाइन करना है कि ये अवयव है यहाँ पे, बस। और कुछ नहीं होगा, उसमें अर्थ मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है ना? 3 स्टार। कुछ विशेष उदाहरण मैं आपको यहाँ पर और दे रहा हूँ, जिसको इनमें अव्यय है और अव्यय के अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो इन अवयवों का अर्थ हमें याद होना चाहिए। अगर अर्थ याद है तो इसके ऊपर पहचान सकते हैं कि हाँ ये अवयव है। देखो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। जैसे दिया गया अत्र, अत्र का मतलब होता है हिंदी में यहाँ, ठीक बात है? अब देखिए इसमें वाक्य होता है सह अत्र आगच्छति, और ये कहता है सा अत्र आगच्छति। दोनों का अर्थ है कि वह यहाँ आता है और वह यहाँ आती है। ये लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है, लेकिन देखो यह लड़का है तो भी अत्र आया और लड़की है तो भी अत्र आया, मतलब यह अवयव शब्द है अत्र यहाँ, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसको अवयव कहा गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, लड़के के लिए प्रयोग किया और लड़की के लिए प्रयोग किया, परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अवयव कहा गया है, ठीक है? पुत्र, पुत्र का मतलब होता है कहाँ, पुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। अब पुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो देखिए कहाँ में जैसे आया त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, तो यहाँ देखिए पुत्र जो है ना, ये पुत्र, ये अवयव है, तुम कहाँ जाते हो, यह आता है तुम दोनों कहाँ जाते हो, ठीक है? अब इसका मतलब तुम कहाँ जाते हो, लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है। सामने लड़की है, तुम कहाँ जाती हो,
और तुम वहां जाते हो, तो एक ही बात है, लेकिन अवयव का प्रयोग पुत्र होगा। यत्र, यत्र का मतलब होता है जहां, यत्र यत्र, यत्र यत्र अहम गच्छामि तत्र सह हसति। ठीक है ना। अब यहाँ देख कितने अवयव आ गए हैं आपका, ये अवयव आ गया, एक आपका ये अवयव आ गया, ठीक है। तो ये दोनों अवयव जहां जहां मैं जाता हूं, ठीक है ना, तत्र सह हस्ति, या जहां जहां मैं जाती हूं तत्र यानी वहां पर सह हस्ति व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर ये दोनों जगह यत्र यत्र और तत्र तत्र, ये आपका एक अवयव शब्द है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। उसी प्रकार से सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, सभी हो, ठीक है ना। यत्र सर्वत्र जलम अस्ति, यत्र सर्वत्र जलम अस्ति। तो ये यत्र और सर्वत्र दोनों ही क्या है, अवयव हैं, है ना। देखिए इसका मतलब यत्र का मतलब क्या है, जहां, ठीक है ना, और सभी हो क्या है, यहाँ सभी हो क्या है आपका जल ही जल है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर यत्र और सर्वत्र। उसी प्रकार से आपका देखिए यदा, यदा मतलब अपने ने बहुत फेमस आपने गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये यदा शब्द है, यदा का मतलब होता है जब जब भी इस संसार में, इस धरती पर, है ना, अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं स्वयं यहाँ पे जन्म लूंगा। तो यहाँ पर लिखा गया यदा यदा, यदा यदा तो है ना, यदा इसका मतलब होता है जब। तो आपको इस प्रकार से प्रयोग करना है। इसी प्रकार से एक बार मैं अर्थ बता रहा हूँ, सबका प्रयोग नहीं करके बता रहा हूँ। मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगा उसमें उदाहरण आपको बनाने हैं, उदाहरण में कौन सा अवयव है उसको वो आपको गोला बनाना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। कदा मतलब होता है कब, तदा मतलब होता है तब, अद्य का मतलब होता है आज, ठीक है। अब 2-3 शब्द आपको ये आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आज बहुत बार आता है। हया हया, ये ह में क्या मिला, ये आता है उसमें ये मिला हुआ है, इसका क्या बोलेंगे ये, और उसका मतलब होता है कल, जो बीत गया है, भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात है, कल बीता हुआ। स्व, स्व यानी आने वाला कल, जब आएगा, जब कहते हैं फ्यूचर टेंस की बात, वो आ गया स्व। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यानी बीता हुआ कल, स्व यानी आने वाला कल। और बहुत बार कंफ्यूजन बोलते हैं, स्व लिख देते हैं। इस स को बोलते हैं तालव्य स, और इसको बोलते हैं दंतव्य स। हमने पढ़ा था इच्छु नीचा नाम तालु, और ये दंतव्य है, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखिएगा, दोनों स में ये भी स्व है, ये भी स्व है। इसका मतलब होता है आने वाला कल। ये स्व, स्व है अपने लिए, स्वयं के, स्व अपने स्वयं के लिए, स्व, ठीक है। उसके बाद आता है इदानीम, इदानीम का मतलब होता है इस समय, ठीक है। फिर तदानीम, तदानीम यानी उस समय। अधुना, अधुना मतलब अब। सांप्रतम यानी इस समय। अन्येदु, अन्येदु का मतलब था दूसरे दिन, ठीक है, आज नहीं कल, ठीक है, दूसरे दिन। इत्थम, इत्थम यानी इस प्रकार से। कथम कैसे। च आओ, अपि भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, और कुतः कहां से। ये मुख्य मुख्य कुछ अवयव हैं। इसके अलावा बहुत सारे अवयव हैं जो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। आपको करना क्या है, पीडीएफ को क्या करना है, देखना है और सभी को उतारना है। आपने अवयव लिख दिया, उसका अर्थ लिख दिया, ठीक है, वो उतार दीजिए जितने भी हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी कोई समस्या है तो हमारी जो लाइव क्लास चलेगी, उस लाइव क्लास में आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।